हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन ईयर बुक जो आती है उसका। हम प्रोग्राम ये चला रखे हैं इंडियन ईयर बुक का। हम हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें बेसिक चीज़ें और ऑथेंटिक चीज़ें हमें पता हों। अगर कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई आंसर होते हैं कि सही नहीं होते हैं, एक से ज़्यादा लोग बताते हैं। लेकिन अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक या गवर्नमेंट की जितनी भी बुक्स, रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश होती हैं उनसे पूछा गया है और आपने पढ़ा है और आपको लगता है कि नहीं ये आंसर गलत है, तो आप अप्रोच करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो कि ज़्यादा वैल्यू होती है उसको ही मानते हैं लोग। सभी लोग, भले क्वेश्चन चाहे जो हो और एग्ज़ाम भी चाहे जो कंडक्ट करवा रहे हो लोग, लेकिन सोर्स मोस्टली जो होता है वो गवर्नमेंट सोर्स से लिया जाता है। तो यहाँ पे हम पॉलिटी का आज टॉपिक डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए ये यूनियन क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ द पीपल या फिर ग्रुप ऑफ द अदर एलिमेंट, ये ग्रुप होता है। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट लोग आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, उसी को यूनियन आप बोल सकते हो। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है इंडिया जो है ना, ये एक यूनियन है किसका, स्टेट्स का, राइट। कई स्टेट मिले, जैसे हमें पता है कि 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरेटरी है हमारे पास, वो मिल करके ये एक यूनियन ऑफ स्टेट दैट मीन इंडिया बना रखे हैं। और इंडिया देखिए सोवरेंट है। अब इंडिया जो है सोवरेन का मतलब ये है कि किसी भी डिपेंडेंट नहीं है और किसी का रूल नहीं है इंडिया में 1947 के बाद, राइट। उससे पहले ब्रिटिश रूल किया करते थे हमारे ऊपर, तो उसके बाद हम सोवरेन, 75 ईयर हो गया हमें सोवरेन हुए। दूसरी बात सोशलिस्ट हैं। देखिए सोशलिस्ट का मतलब क्या, डिफरेंट बहुत से ब्रॉडर, क्योंकि सोशलिस्ट के बेसिस पे बहुत सी बुक्स लिखी, बस इतना इसे समझ लीजिए। ये एक तरह की इस तरह की मतलब रिलेशन है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में, कि कहीं ना कहीं एक वेलफेयर टाइप का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेकुलर मीन्स ये होता है कि जो स्टेट है, मतलब इंडिया जो कंट्री है, वो किसी धर्म के बेस पे नहीं बना हुआ है कि ऐसा हिंदू मेजॉरिटी हिंदू, जैसे कुछ कंट्रीज हैं वो जो कि अपनी वहाँ की जो मेजॉरिटी रिलीजियस है ना उनके बेसिस पे, जैसे होता है इस्लामिक स्टेट हो जाता है, ऐसे जैसे पाकिस्तान को मोस्टली जो कि इस्लामिक कंट्री माना जाता है। ऐसा इंडिया में नहीं, यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी पे आप समझ लीजिए 80% हिंदू हैं, फिर भी इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है। हालांकि कुछ ग्रुप मांग करते हैं कि नहीं हिंदू स्टेट कंट्री डिक्लेयर करें, बट ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। आई होप कि ऐसा हो भी ना। और सेकुलर है और डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कुछ सबका पार्टिसिपेशन होता है और एक मतलब रूल्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है कि काम होता है। ऐसा नहीं कि मनमन्ना जो मन करे वो कर दे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का अगर मतलब यहाँ पे समझेंगे, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, हेड ऑफ स्टेट है मतलब गवर्नर हैं या प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये इलेक्ट होते हैं। हालांकि गवर्नर तो नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट हैं इंडिया के, वो जो है कि प्रेसिडेंट, उनका इलेक्शन होता है प्रॉपर। आगे हम पढ़ेंगे अभी, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक वीडियो में, राइट। तो ये चीज़ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि रिपब्लिक हमारा गवर्न इन द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया गया, उसका डेट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1940 से, लेकिन एडॉप्ट तो किया गया, बट इन फोर्स में जो आया ना, इनटू फोर्स में, वो 26 जनवरी। इसकी कहानी है कि 26 नवंबर को ना लेकर के 26 जनवरी को हम किया गया। तो इसके पीछे रीजन है कि 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, रावी रिवर के बैंक पे, तो वहीं से हम एक रिपब्लिक अपने कहलाने लगे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इन्फोर्स मिला और हम 26 जनवरी को जो कि रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट किया। आई होप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल में हमें 2 साल में फ्लैग को फहराने का मौका मिलता है और लड्डू भी मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पर इनमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखिए क्या होता है। पार्लियामेंट्री हमने वो भी डिस्कस किया है डीप में, फिर भी यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट फेडरल स्ट्रक्चर भी है
और यूनिटरी स्ट्रक्चर। फेडरल का मतलब है कि डिवीजन ऑफ द पावर किनके किनके यूनियन और स्टेट के बीच में है, ठीक है, सबका अपना। यूनिटरी का मतलब ये होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन से इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट्स रूल होता है या अदर कोई सिचुएशन होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि सारी पावर स्टेट की कंसंट्रेट कर ली जाती है यूनियन गवर्नमेंट के पास, वो करती। दूसरी चीज़ है प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट ये हमारा हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है यूनियन में। और आर्टिकल 74(1) ये जो प्रोवाइड करता है शैल बी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का होगा, उसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। वो हेड करेगा उसका प्राइम मिनिस्टर। और ये जो होंगे ना ग्रुप होगी, ये जो कि एड एंड एडवाइस देगी किसको, प्रेसिडेंट को, कि काम कैसे किया जा रहा है, कैसे करा जाएगा। दूसरी चीज़ है कि एड एडवाइज करते हैं, यहाँ पे देख सकते लिखा है। और रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ विद प्राइम मिनिस्टर की होती है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के प्रति ना एक रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर ये कॉन्फिडेंस अगर खो देती है, पॉलिटी में आप जानते होंगे, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की होती है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सिमिलर जब स्टेट की बात करते हैं तो जैसे प्रेसिडेंट वर्क करता है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वाइसिंग गवर्नर रूल एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर के थ्रू करता है स्टेट लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया है किसका, लेजिस्लेशन पावर पार्लियामेंट और स्टेट। जब आप शेड्यूल 8 आज 7 पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो कि डिवीजन ऑफ द पावर फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है। बाद में ये आते हैं, देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसी बॉडी उसमें मेंशन भी की गई हैं जिनको कहते हैं जुडिशरी एज ए इंडिपेंडेंस इंटीग्रेटेड। एक सीएजी की पोस्ट होती है जो ऑडिट करती है गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, सही डायरेक्शन में कर रही है कि नहीं कर रही है। एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस पीसीएस का होता है, आईएएस का होता है यहाँ यूनियन में। वो एक इंडिपेंडेंट होती है, इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा एक इंडिपेंडेंट तरीके से, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन करवाता है। यहाँ पे आता है हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी इन इंडिया, तो ये 26 स्टेट हैं हमारे, हमने डिस्कस किया है, 8 यूनियन टेरेटरी है, राइट। तो लास्ट में जो यूनियन टेरेटरी 2 बनी वो जो है कि आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है। नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप, यहाँ पे हमने भी बात किया, जब फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे ना तो उसमें मेंशन है हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, बस हम इंडियंस हैं। अब ऐसा नहीं कि यूपी से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, वहाँ के भी सिटीजन से नहीं, ऐसा नहीं है। आप रेसिडेंस 2 हो सकते हो, 1 हो सकते हो, बट सिटीजनशिप ओनली सिंगल सिटीजनशिप। लेकिन यूएसए के कॉन्स्टेक्ट में डबल सिटीजनशिप है, वहाँ एक स्टेट का भी होता है और एक यूएसए का भी जो है कि सिटीजन होता है। 2019 में ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसको जो कि अमेंड किया गया 2019 में, कुछ चीज़ें हैं इसमें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का मेंशन किया गया, ऑल सिटीजन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सम बेसिक फ्रीडम, उनके पास है। 6 ब्रॉडर कैटेगरी में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। वो 6 जो हमारे पास ना क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट है, हम उसको देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास। देखिए राइट टू इक्वलिटी, ये जो राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है आर्टिकल आपका 14 से लेकर के 18 तक के बीच में होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे तो ये राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, ये आज दूसरा फंडामेंटल राइट है, ये जो है कि आपका 19 से लेकर के 22 आर्टिकल्स में है। तीसरे में आते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, यहाँ पे है, ये जो है कि आपका 23 और 24 है आर्टिकल। फिर राइट टू फ्रीडम कॉन्सेंसस एंड फ्री प्रोफेशन रिलीजियस की बात करता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 25 से लेकर के 28 तक के बीच में आता है। राइट और फिर उसके बाद राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन प्रिजर्व देयर कल्चर लैंग्वेज के प्रिजर्व स्क्रिप्ट एडुकेशन के, तो ये 29 और 30 के बीच में है। जैसे मान लीजिए मदरसा, अभी जो मैंने अभी पार्ट 5वां फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया था, अगर मान लीजिए आपका कोई मदरसा है तो ये मदरसा है क्या कि ये उर्दू को प्रोटेक्ट करता है, तो ये जो कि आपका आर्टिकल 29-30 में आता है। उसका है कुछ लिमिटेशन, वो डिस्कस किया जाएगा कमिंग इन द फ्यूचर में। और लास्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट और राइट टू रेमेडी आर्टिकल 32 में ये आता है। इसका ये मतलब क्या होगा, फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है ना तो फिर आप अप्रोच कर सकते हो, कहाँ पे, जुडिशरी में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल से टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटी। जिस तरह से हमारा फंडामेंटल राइट है ना, आपकी ड्यूटी भी बनती है सर, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप जो मन करेगा वो करिए,
आपकी भी बेसिक एक ड्यूटी है, सबका रिस्पेक्ट करिए। 11 हमारी फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया, और ये जब जोड़ा गया तो 51A आर्टिकल को जोड़ा गया और पार्ट 4A आर्टिकल को पार्ट को जोड़ा गया। ये डील किसको कहता है? फंडामेंटल ड्यूटी इंजॉय सिटीजन एमंग अदर थिंग एबल टू कॉन्स्टिट्यूट किसी ए नोबल आइडिया, मतलब जो भी आप कर सकते हो, जैसे कि आपका कल्चर है, मतलब जो कोई नेचुरल या फिर कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, नेशन का रिस्पेक्ट करिए, फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट करिए, एंड सो ऑन, जो आप सोच सकते हो। वो 11 कुल कलेक्टिवली मिला करके है। नेक्स्ट आते हैं हमारा, हालांकि जो फंडामेंटल ड्यूटी वो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, बात भी चल रही है कि नहीं इसको लीगली इन्फोर्सिबल किया जाए, बट अब ये ऐसा नहीं है। शवाना सिंह कमेटी थी, उसी के बेसिस पे जो कि ये फंडामेंटल ड्यूटी को किया जाए। नेक्स्ट आते हैं DPSP। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी हम बोलते हैं सर। और नेक्स्ट ये आती है कि ये नॉन जस्टिसेबल है। पहली बार मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, जैसे फंडामेंटल राइट में आप चले जाते हैं, अगर वायलेशन होता है कि आप चले जाओ वहाँ पे आप कह दो कि नहीं भाई ये चीज़ कर लो, अब ये चीज़ कर लो, ऐसा नहीं होता है। स्टेट है उसको वो फॉलो करता है। ये आर्टिकल आपका 36 से लेके 51 तक जो आर्टिकल है ना, यहाँ तक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी में देखते हैं पार्ट 4 आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक हमने अभी डिस्कस किया। इसका जो मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, ये वेलफेयर पीपल की करने के लिए है। जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन लेवल होना चाहिए, लोगों का पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमी या फिर अदर सोशल वेलफेयर में पार्टिसिपेशन हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो लोगों के हेल्थ और इन्वायरमेंट क्लियरेंस से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़। यहाँ पे देख सकते हैं जस्टिस, सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जस्टिस की ये बात करता है। यूपीएससी ने एक बार 2021 में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, मतलब धन का सम्मेलन करना, मतलब इकट्ठा करना, किस चीज़ का वायलेशन है, ठीक है। तो ये वायलेशन आपका फंडामेंटल राइट DPSP का था, DPSP का है। और आर्टिकल 39A में जो मेंशन किया गया ना, इसमें कि आप वेल्थ को ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा मुकेश अंबानी, जो कि अडानी जैसे लोग अपना कंसंट्रेट कर लेते हैं। देखिए, ऐसा चीज़ है ना कि कुछ लिमिटेशन है और इसको तो इन्फोर्स नहीं किया जाता, बस मेंशन किया गया है इसमें, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। पहले बात तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब समझिए, ये ग्रुप ऑफ द पर्सन होता है, जिसे इसमें प्रेसिडेंट को शामिल किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को शामिल किया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय ऑफिस एंड द एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो ये इतने लोगों को जो कि समूह है, एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर एज ए हेड एडवाइस के लिए किया जाता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। जब यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं ना, ग्रुप ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो उसमें 4 से 5 लोग। देखिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आप कन्फ्यूज्ड मत होइएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट के बारे में है। हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये एक हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उसकी भी बात किया। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है? देखिए, इलेक्शन ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो इलेक्शन इनका जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनका इलेक्शन का पहले देख लेते हैं। जो इलेक्शन होता है इनका किससे होता है? जो पार्लियामेंट के या फिर कह सकते हो लोकसभा, राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड वो चाहे डायरेक्ट इलेक्टेड हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्टेड हो, इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट, ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें लोकसभा में भी और प्लस राज्यसभा में भी ना नॉमिनेटेड पर्सन होते हैं, बट ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे लोकसभा में दो एंग्लो, आगे हम डिस्कस करेंगे, 2 होते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। तो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, जैसे इस तरह इसमें नॉमिनेटेड होते हैं ना, उस तरह स्टेट असेंबली में भी होते हैं। तो बस उसमें से जो इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वही जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो सिस्टम होता है इनका प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने का ना, वो देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई
मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। इसका थोड़ा सा अलग फार्मूला होता है, इसे एग्जाम्पल के थ्रू पे ले लीजिए, जैसे ये ऐसे फार्मूला होता है। एक मतलब मिनिमम आपको ना एक क्राइटेरिया सिक्योर करना पड़ता है, 51% जो कि आपको टोटल वैलिड वोट का ना सिक्योर करना पड़ता है। जब तक नहीं होगा तब तक ये काउंटिंग चलती रहेगी, एक को हटा के दूसरा लाया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा की होती है, उसमें जो लार्जेस्ट पार्टी होती है बस वही इलेक्टेड या विनर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल बेसिस पे। देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं इसलिए इस पर फोर्स कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट अंडरलाइन हाईलाइटर से कर रखा हूँ। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। उसकी एज मिनिमम आप जान लीजिए कि 35 होनी चाहिए। थोड़ा सा हम अपने मार्कर को और थिस कर लेते हैं, ये चीज़ है ओके। जो 35 साल का ये होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। दूसरी बात है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अदर ये कम से कम लोकसभा की जो एलिजिबिलिटी होती है ना वो होनी चाहिए, जैसे कि आप सिटीजन्स हों और बाकी जो चीज़ें हैं रजिस्टर्ड हों किसी वोटर लिस्ट में, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि 35 साल होने। दूसरी चीज़ इसका टेन्योर इनका प्रेसिडेंट का जो कि 5 साल का होता है। ये एलिजिबल होते हैं किसके लिए, फिर से 2 से 1 बार 2 बार 3 बार हो सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है ना वो 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे बराक ओबामा कंटिन्यू 2 बार थे, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट 2 बार के फिर बाद वो नहीं लड़ सके। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार कोशिश किया था बट वो जो है कि जीत नहीं पाए बाइडन के अगेंस्ट में, राइट। नेक्स्ट आते हैं जब इसको रिमूव वगैरह जो करना होता है रिमूवल के लिए, तो ये 61 आर्टिकल 61 और इम्पीचमेंट जो होता है ना इसका हटाने का वो 62, इसमें रिमूवल का तो वो चीज़। और अपने रेजिग्नेशन जो है कि ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को ये देते हैं, राइट। ये चीज़ें इनकी। और एग्जीक्यूटिव पावर जो ऑफ यूनियन की वेस्टेड होती है किसमें, प्रेसिडेंट में होती है। तो ये सुप्रीम कमांडर भी होते हैं किसके, जो हमारे आर्म फोर्स होती हैं। अब देखिए सुप्रीम, आपसे क्वेश्चन पूछे हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आवर इंडियाज आर्म फोर्स की, तो हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो आर्म फोर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, आर्म्ड फोर्स कौन कौन सी हैं। देखिए 2 तरह की फोर्स होती है, एक आर्म फोर्स होती है, एक पारा मिलिट्री फोर्स होती है। जो आर्म फोर्स होती है उसमें इंडियन आर्मी होती है, फिर इंडियन एयर फोर्स होती है, फिर इंडियन नेवी होती है। 3 जो कि आर्म फोर्स हम इसको कलेक्ट करते हैं। जब हम पारा मिलिट्री की बात करते हैं ना तो उसमें जैसे ITBP होती है, SSB होती है और उसके बाद जो कि BSF होती है, ठीक है, CISF वगैरह CRPF होती है। ये 4-5 जो पारा मिलिट्री फोर्स में आती हैं। और ये आर्म फोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के थ्रू आती है। तो ये चीज़ें, तो ये तीनों कमांडर जो आर्म फोर्स होती है ना इसके कमांडर होते हैं, मतलब चीफ सुप्रीम कमांडर, मतलब उनसे बड़ा कोई आर्मी में ऑफिसर नहीं है। दूसरी जब प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, देखिए इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो ये क्या कर सकते हैं ना कि जैसे क्या बोलते हैं हाउस जो पार्लियामेंट है इसको क्या कर सकती है कि वो समन कर सकती है, प्रोरोगन कर सकती है, एड्रेस कर सकती है, सेंड मैसेज तो पार्लियामेंट को कर सकती है, लोकसभा को डिजॉल्व भी कर सकती है, राइट। और प्रेसिडेंट जो है कि प्रोक्लेम द इमरजेंसी, अगर कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर अगर सजेस्ट करती है और रिटर्न पे तो वो जो है कि कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस तरह से होता है कि ऑल मेंबर कौन जो पार्लियामेंट के होते हैं इलेक्टेड नॉमिनेटेड, ठीक है, डायरेक्ट से वो सभी लोग इसको वोट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी टू द फॉर इलेक्शन की बात करते हैं। देखिए मिनिमम उसकी 30, इसकी भी 35 होनी चाहिए और एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए। और ये राज्यसभा की जो कि मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए इसकी जो कि एलिजिबिलिटी के लिए। दूसरी चीज़ें रिमूव करने के लिए इसको जो है कि आर्टिकल 67B में किया गया है। नेक्स्ट है ये, इसका देखिए काम कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको एक काम दे दिया गया कि ऐसा भाई तुम ना आप जो है कि ये जो राज्यसभा होती है उसका चेयरपर्सन रहोगे, चेयरमैन रहोगे। और दूसरा काम है कि अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है मतलब नहीं सक्षम है इस समय काम करने के लिए, तो आप वर्क करोगे एज ए मिनिस्टर के थ्रू काम करोगे, राइट। तो ये चीज़ें प्रेसिडेंट को लेकर के है।
और नेक्स्ट ये आते हैं कि ये 6 मंथ, अगर प्रेसिडेंट का वो काम नहीं करे, डेथ हो जाती, जो भी होता है, जब वो वर्क करेगा 6 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकता। 6 महीने के अंदर किसी भी हालत में प्रेसिडेंट का चुनाव होना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, राइट। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें रहीं। और नेक्स्ट हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर का, हम जो कि कल से करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। हम कल जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से शुरू करेंगे, और ये पार्ट 1 रहा, और पार्ट 2 जो कि 3 जो कि कल से बनाएंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। सो अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।